गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट 3 का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कलरेशन, है ना। कलरेशन का क्या मतलब होता है? आप जानते हो फिशेस कैसी होती है? ब्राइटली कलर, यानी भड़कीले कलर की होती है, रंग बिरंगी होती है। तो कई फिशेस आपने देखी होगी बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर की होती है, कुछ सोबर कलर की होती है और कुछ एक समान कलर की होती है, कुछ सिल्वरी चांदी के समान चमकती हुई दिखाई देती है। तो ये सब किसके लिए कारण होता है कि फिशेज़ में क्या होती है? कलर चेंज करने की एबिलिटी पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कलरेशन। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? कलरेशन। यानी कलरेशन का मतलब होता है कलर चेंज करने की एबिलिटी। तो फिशेज़ आपको पता है भड़कीली होती है, रंग बिरंगी होती है ना, भड़कीली है, बहुत डार्क मतलब ब्राइट कलर की होती है, यूनिफॉर्म होती है, कुछ कैसी होती है जिस पे रंग बिरंगे मतलब कलर के पैचेस पाए जाते हैं। तो फिशेज़ में क्या होती है? कलर चेंज करने की पावर होती है। इसी के कारण क्या होती है? कलर फिशेज़ रंग बिरंगी या बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर की होती है। वैसे तो फिशेज़ में क्या होता है कि ऊपर की जो सरफेस होती है, डोर्सल सरफेस, वो कौन सी होती है? डार्कर होती है, क्योंकि सनलाइट के सीधे उसमें सनलाइट सीधी पड़ती है। तो ऊपर की जो सरफेस होती है, डोर्सल सरफेस, वो हमेशा कैसी होती है? डार्क। और जो वेंट्रल और लेटर साइड है वो कैसी होती है? लाइट कलर की होती है। जैसे गोल्ड फिश है तो वो कैसी होती है? एक समान कलर की, यूनिफॉर्म कलर की होती है। फिर कुछ फिशेज़ आपने देखा होगा कि केव वगैरह में, गुफाओं में रहती है, तो वहाँ पर क्या होता है? अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तो वहाँ पर जो फिशेज़ होती हैं वो कैसी होती है? बिल्कुल लाइट कलर की, बिल्कुल उनमें कोई कलर नहीं होता। तो अब है कि जो ये कलरेशन की पावर है या कलर चेंज करने की जो पावर है, तो उसके लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है? तो फिशेज़ में कौन सी सेल इसके लिए कलर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? क्रोमेटोफोर्स, है ना। क्रोमेटोफोर्स आपने पढ़ा होगा कि डर्मिस के अंदर पाई जाती है। डर्मिस में किससे मिलकर बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या पाई जाती है? क्रोमेटोफोर्स पाई जाती है। स्केल के ऊपर या स्केल के नीचे की तरफ पाई जाती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? ब्रांच्ड यानी शाखित होती है। और इसमें क्या होते हैं? कई सारे पिगमेंट ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। अलग अलग कलर के लिए अलग अलग पिगमेंट ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे कैरोटीनाइट्स पिगमेंट होता है जो कौन से कलर के लिए उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल होता है? येलो रेड कलर के लिए। मिलेनिन ब्लैक कलर के लिए। फ्लेविन येलो कलर के लिए। और प्यूरिन्स कौन से कलर के लिए होता है? वाइटिश कलर के लिए। तो क्या होता है? क्रोमेटोफोर्स कहाँ पाई जाती है? कनेक्टिव टिश्यू यानी डर्मिस के कनेक्टिव टिश्यू में स्केल के ऊपर या नीचे की तरफ पाई जाती है, ब्रांच होती है, उसमें कई सारे पिगमेंट ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो पिगमेंट की उपस्थिति के आधार पर ही क्या होता है कि जो क्रोमेटोफोर्स होती है वो कई प्रकार की होती है। जैसे मेलेनोफोर्स है जिसके अंदर मिलेनिन क्या पाया जाता है? पिगमेंट पाया जाता है। इरिडोफोर्स इसके अंदर क्या पाया जाता है? गुआनिन पाया जाता है। ज़ेंथोफोर है किसके अंदर क्या पाए जाते हैं? येलोइश कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं। इरिथोफोर में रेडिश कलर के क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट पाए जाते हैं। तो अपन ने क्रोमेटोफोर्स को भी क्या करा है? पिगमेंट की उपस्थिति के आधार पर मेलेनोफोर्स, इरिडोफोर्स, ज़ेंथोफोर और इरिथोफोर में क्या करा है? अपन ने डिवाइड किया है। तो जो सबसे पहले प्रकार की होती है वो कौन सी होती है? मेलेनोफोर्स, है ना। मिलेनोफोर्स में क्या पाया जाता है? पिगमेंट कौन सा पाया जाता है? मिलेनिन, जिसके कारण ये कैसी दिखाई देती है? ब्लैक कलर की दिखाई देती है। तो ये जो मिलेनिन होता है ये किससे बनता है? टायरोसिन, आपने एक एमिनो एसिड का नाम सुना होगा। टायरोसिन एमिनो एसिड क्या होता है? एक एंजाइम होता है टायरोसिनेज, जो कि कॉपर कंटेनिंग एंजाइम होता है, जिसके द्वारा ये किस में बदल जाता है? टायरोसिन एमिनो एसिड किस में बदल जाता है? मिलेनिन में बदल जाता है। और जो मिलेनिन को रखती है, जो सेल रखती है, उनको हम क्या बोलते हैं? मेलेनोफोर। यानी ये कौन से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी होती है? ब्लैक कलर के लिए। ये क्या होती है? ये जो मिलेनोफोर सेल्स है क्या होती है? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, मिलेनोसोम, उसके अंदर पाई जाती है। और कौन से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ब्लैकिश कलर के लिए। फिर दूसरी होती है इरिडोफोर्स, है ना। इरिडोफोर्स में जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है? ग्वानिन, है ना। ग्वानिन होता है और ये कैसा होता है? एक वेस्ट मटेरियल होता है। कैसा होता है? उत्सर्जी होता है। और इसमें क्या होता है? ओपेक, यानी कैसा होता है? अपारदर्शक होता है। और इसमें क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग की पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होती है कि जो फिशेस जिसमें ये इरिडोफोर्स पाई जाती है तो वो कैसी दिखाई देती है? बहुत ज़्यादा चमकती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टिंग की पावर, जैसे सूरज का प्रकाश इन पे पड़ता है तो उससे टकरा कर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग की पावर बहुत ज़्यादा होती है, रिफ्लेक्टिंग की, जिसके कारण ये कैसी होती है और उसको रिफ्लेक्ट कर देती हैं तो बहुत ज़्यादा चमकती हुई दिखाई देती हैं। तो इरिडोफोर्स को अपन क्या बोलते हैं? मिरर सेल भी बोलते हैं इनको।
फिर तीसरा प्रकार कौन सा होता है, ज़ेंथोफोर, है ना। ज़ेंथोफोर में कौन से पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, येलोइश कलर के, और इरिथ्रोफोर में कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, रेड कलर के। तो ये क्या होते हैं, और कैरोटीनाइड्स होते हैं इसके अंदर, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रेडिश येलो, यानी ये ज़ेंथोफोर इरिथ्रोफोर ये कौन सा कलर देती हैं, फिशेस की स्किन को कौन सा कलर देती हैं, रेड येलो ब्राउन कलर। तो ये वाला जो सोर्स होते हैं ना, इरिथ्रोफोर्स जो होती है, इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, रेड कलर का। ज़ेंथोफोर में कौन सा पाया जाता है, ब्राउनिश कलर का। फिर अभी आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, है ना, एक क्रोमेटोफोर्स का डायग्राम है, जिसके अंदर अपन बोल रहे थे ना, क्रोमेटोफोर्स में क्या है, डिफरेंट प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होती है, क्रोमेटोफोर्स कई प्रकार की होती है। तो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैकिश जो मेलानोफोर्स है वो कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है, उसमें क्या पाया जाता है, मेलेनिन पिगमेंट पाया जाता है, जो कि टायरोसिन जो एमिनो एसिड है उससे बनता है मेलेनिन। फिर उसके बाद आपको ये दिख रही होगी इरिडोसाइट। इरिडोसाइट में क्या पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, और ये कैसी होती है, अपारदर्शक होती है, और इनमें रिफ्लेक्टिंग की पावर बहुत ज़्यादा होती है। फिर यह है ज़ेंथोफोर और इरिथ्रोफोर कौन से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रेडिश, रेड, येलो, ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब इसमें क्या पाए जाते हैं, ज़ेंथोफोर में क्या पाए जाते हैं, कैरोटीनाइड्स पाए जाते हैं और टेराइन्स पाए जाते हैं। तो ये ऐसे पार्ट है, प्लांट पार्ट होते हैं। तो फिश इसको अपनी बॉडी में तो नहीं बना सकती, तो फिश किस पर डिपेंड होती है, प्लांट पर डिपेंड होती है। तो ये आप डायग्राम में देख रहे होगे, डिफरेंट प्रकार की क्या पाई जाती है, क्रोमेटोफोर्स पाई जाती है पिगमेंट के अकॉर्डिंग। फिर अब फिशेज़ में क्या होता है कि अब फिशेज़ क्या है, कलरफुल होती हैं। तो कुछ फिशेज़ तो एक यूनिफॉर्म कलर की होती है, कुछ कैसी होती है, रंग बिरंगी, उसमें एक से अधिक कलर पाए जाते हैं ना। कुछ फिशेज़ होती है उसमें आगे का भाग दूसरे कलर का, पीछे का और बीच का भाग अलग अलग कलर का होता है। तो इनमें क्या होता है कि जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं उसमें एक से अधिक क्या होते हैं, पिगमेंट क्या करते हैं, आपस में एक से अधिक पिगमेंट पाए जाते हैं। जैसे ब्लैक और येलो कलर के पिगमेंट आपस में मिलकर कौन सा कलर बनाते हैं, येलो, ग्रीन बनाते हैं। फिर येलो और ब्लैक कलर आपस में मिलकर कौन सा कलर बनाते हैं, ऑरेंज। तो इसमें क्या होता है, फिशेज़ में क्या पाया जाता है, मिक्स्ड कलरेशन, यानी मिश्रित प्रकार का कलर भी पाया जाता है। आपने देखा होगा ना, फिशेज़ कई प्रकार की होती है ना, मिक्स कलर वाली भी होती है। तो उसके लिए क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, जो क्रोमेटोफोर्स होती है उसमें एक से अधिक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। जैसे ग्रीन कलर का फिशेज़ में अगर ग्रीन है, ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, तो उसमें दो प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, ब्लैक और येलो। अगर ऑरेंजेस कलर है तो उसमें दो प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, येलो और ब्लैक। अब है कि फिशेस के अंदर जो कलर चेंजेस होता है वो किस तरह से होता है, इसकी भी एक मैकेनिज्म है कि इसमें जो कलर चेंज करने की जो एबिलिटी होती है वो दो बातों पर डिपेंड करती है। दो प्रकार से इसमें कलर चेंज होता है। एक होता है फिजियोलॉजिकल कलर चेंजेस, है ना। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमेटोफोर्स होती है वो कैसी होती है, सिंगल या तो मोनो, डाई, या कैसी होती है, पॉली, यानी उसमें एक से अधिक प्रकार के, यदि एक पिगमेंट पाए जाते हैं तो क्रोमेटोफोर्स कैसी होती है, मोनो। दो से अधिक पिगमेंट पाए जाते हैं, पॉली, और दो पिगमेंट पाए जाते हैं तो कैसी होती है, डाई। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, कलर्स पिगमेंट पाए जाते हैं। तो अब ये जो फिजियोलॉजिकल जो कलर चेंजेस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कलर पिगमेंट की डिस्पर्शन पर डिपेंड करता है। डिस्पर्शन का मतलब होता है कि जो कलर पिगमेंट क्या होते हैं, वैसे तो सेंटर में पाए जाते हैं, लेकिन डिस्पर्शन के द्वारा क्या होते हैं, ये जो पिगमेंट है ये दूर दूर फैल जाते हैं। यानी क्या है, सेंटर से कहाँ चले जाते हैं, परिधि की तरफ। तो जो डिस्पर्शन होता है वही, जो डिस्पर्शन होता है पिगमेंट के अंदर, वही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलरेशन के लिए। यानी फिश के अंदर जो कलरेशन की पावर है वो किसके कारण होती है, पिगमेंट के डिस्पर्शन के कारण होती है। डिस्पर्शन का मतलब होता है कि कलर पिगमेंट का सेंटर से दूर दूर चले जाना। जब सेंटर वाले में एक भाग पर कंसंट्रेट होते हैं या एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो कलर कैसा होता है, लाइट। जब ये डिस्पर्स हो जाते हैं या फैल जाते हैं तो कलर कैसा हो जाता है, डार्क कलर। तो इस पर डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल कलर चेंजेस। लेकिन ये किस मैकेनिज्म पर काम करता है, कैसे होता है ये डिस्पर्शन, इसके बारे में कुछ ज़्यादा इस मैकेनिज्म के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। फिर दूसरा कलर चेंजेस जो होता है वो कौन सा होता है, मार्फोलॉजिकल कलर चेंजेस, है ना। मार्फोलॉजिकल कलर चेंजेस किस पर डिपेंड करता है, पिगमेंट की क्वांटिटी पर, पिगमेंट की मात्रा पर डिपेंड करता है कि फिश के अंदर कितनी मात्रा में पिगमेंट है। अगर ज़्यादा पिगमेंट है तो कलर डार्क, कम है तो पिगमेंट कैसा हो जाएगा, कलर कम हो जाए, मतलब कैसा हो जाएगा, लाइट दिखाई देगा, हल्का दिखाई देगा। तो जो कलर चेंजेस के जो पैटर्न है वो किस पर डिपेंड है, एक तो फिजियोलॉजिकल कलर चेंजेस और एक कौन सा होता है, मार्फोलॉजिकल कलर चेंजेस। फिर जो कलर चेंजेस या कलरेशन की जो पावर होती है वो क्या होती है, सेक्स पे भी डिपेंड करती है, मेल और फीमेल पर, एज पे भी डिपेंड करती है, और जो
बीमार होती है फिशेज़ या इल हेल्थ होती है, उनमें भी क्या होता है, कलर उनका कैसा हो जाता है, धीरे धीरे लाइट हो जाता है। तो ये इस तरह की क्या है, ये कलर चेंजेस करने की आपने देखा होगा फिजियोलॉजिकल और मार्फोलॉजिकल कलर चेंजेस। ये डिस्पर्शन पर डिपेंड करता है और ये किस पर डिपेंड करता है, मार्फोलॉजिकल क्वांटिटी पे। इसके अलावा सेक्स, हेल्थ और एज वगैरह पर भी क्या डिपेंड करता है, कलरेशन। अभी हम पढ़ रहे थे कलरेशन। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, कलर चेंजेस के लिए कैसे होते हैं, उससे एसोसिएट होते हैं, यानी कलर जो चेंजेस है उसको रेगुलेट करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे पहला फैक्टर्स होता है टेम्परेचर। ये क्या करता है, इनडायरेक्टली क्या होता है, कलरेशन को क्या करता है, प्रभावित करता है। जब टेम्परेचर कैसा होता है, कम होता है, तो स्किन का कलर कैसा होता है, डार्क। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो स्किन का कलर कैसा होता है, लाइट हो जाता है। तो इस तरह से टेम्परेचर क्या करता है ना, इनडायरेक्टली क्या होता है, कलर चेंजेस को प्रभावित करता है। दूसरा जो फैक्टर्स होता है स्टिमुलेशन है। स्टिमुलेशन आप जानते हो, उद्दीपक। डिफरेंट प्रकार के जो स्टिमुलाई या उद्दीपक होते हैं, जैसे केमिकल है या इलेक्ट्रिकल है, डिफरेंट प्रकार के जो स्टिमुलाई या उद्दीपक हैं वो भी क्या करते हैं, कलर चेंज को फिशेस में क्या करते हैं, कलरेशन को प्रभावित करते हैं। कुछ स्टिमुलाई जो होते हैं वो कलर्स को डार्क कर देते हैं और कुछ के कारण कलर कैसा हो जाता है, लाइट हो जाता है। फिर तीसरा जो फैक्टर्स होता है लाइट, है ना, लाइट या प्रकाश। ये क्या करता है कि जो कलरेशन या कलर चेंज करने की जो एबिलिटी है उसको क्या करता है, दो प्रकार से प्रभावित करता है। एक तो क्या करता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है उसमें तो क्या होता है कि लाइट डायरेक्ट क्या करती है, जो कलरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल हैं उनको डायरेक्ट इफेक्ट करता है और कलर चेंजेस के लिए कलर चेंजेस कर लेती है फिशेस, तो उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी रिस्पॉन्स। और दूसरा प्रकार का एक होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, पहले आइस में क्या करता है, लाइट पहले कहाँ जाती है, आइस में, फिर आइस के द्वारा क्या होता है, कलरेशन का क्या होता है, रेगुलेशन होता है। तो मतलब लाइट दो प्रकार से क्या करती है, कलरेशन को प्रभावित करती है। एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कि क्या होता है, डायरेक्ट लाइट का इफेक्ट किस पर पड़ता है, क्रोमेटोफोर्स यानी। और दूसरा होता है पहले आइस पर इफेक्ट होता है, फिर आइस के द्वारा क्या होता है, कलर चेंज का रेगुलेशन होता है। फिर फोर्थ प्रकार का जो फैक्टर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है हार्मोनल रेगुलेशन। आप जानते होगी कि आपने पढ़ा होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ी होगी, जिसको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं हम, है ना, पढ़े हो। पिट्यूटरी के दो भाग पढ़े होंगे आपने, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो हाइपोफाइसिस या जो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये जो ग्रंथि होती है इसमें हार्मोन्स होते हैं जो कि मेनली किसके लिए कलर जो चेंजेस होता है, कलर उसके रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी होती है। सर मान लो फिश में से हम अगर पीयूष ग्रंथि को हटा दें तो कलर कैसा हो जाता है, कलर कैसा हो जाता है, बॉडी का लाइट हो जाता है। अगर इसको वापस हम उसके अंदर इंजेक्ट कर दें या उसको वापस रोपित कर दें, मतलब पीयूष ग्रंथि को अगर अपन बाहर निकाल दें, है ना, या उसको क्या कर देते हैं, हटा दिया जाए, तो जो कलर होता है फिश की बॉडी का, जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, लाइट कलर का हो जाता है। लेकिन अगर हम पीयूष ग्रंथि को उसमें क्या कर दें, इंजेक्ट कर दें, वापस उसको क्या कर दें, इम्प्लांट कर दें उसको, तो आप देखते हैं कि जो कलरेशन है वो वापस कैसा हो जाता है, डार्क हो जाता है। यानी जो डिस्पर्शन है वो पिगमेंट का डिस्पर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। डिस्पर्शन होता है तो कलर बॉडी का कैसा हो जाता है, डार्क। अगर डिस्पर्शन नहीं होता, एक जगह पर केंद्रित होते हैं पिगमेंट, तो कलर कैसा हो जाता है, लाइट। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है ना, वो क्या होती है, कलर चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी उसका रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के द्वारा। अब पीयूष ग्रंथि में क्या हमने पढ़ा होगा कि इसके अगर पीयूष ग्रंथि, मध्य पीयूष ग्रंथि और पश्च पढ़ी होगी आपने, तो इसके दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक होता है इंटरमीडियन और एक होता है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। दो हार्मोन होते हैं, इंटरमीडियन और एक होता है मेलानोसाइट बोलो या मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं। तो ये हार्मोन क्या करते हैं कि पिगमेंट के डिस्पर्शन के लिए कैसे होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी डिस्पर्शन हुआ तो बॉडी कलर कैसा हो जाता है, स्किन का कलर कैसा हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है। फिर इसका एक एंटागोनिस्टिक होता है डब्ल्यू सब्सटेंस, जो कि क्या होता है, इनके विरोध में काम करता है। वो स्किन के कलर को क्या कर देता है, लाइट वो क्या कर देता है, स्किन के कलर को क्या कर देता है, हल्का कर देता है। तो आपको समझ में आ गया कि जो हार्मोनल रेगुलेशन है वो मेनली किसके द्वारा होता है, हाइपोफाइसिस यानी पीयूष ग्रंथि के द्वारा। इससे दो हार्मोन होते हैं, इंटरमीडियन और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि क्या करते हैं, पिगमेंट के डिस्पर्शन को बढ़ा देते हैं और बॉडी कलर कैसा हो जाता है, डार्क कलर। इसके अलावा एक होता है एड्रेनालिन और
जब फिशेस रिप्रोडक्टिव स्टेज में होती है, ब्रीडिंग सीजन में होती है, तो फिशेस की जो बॉडी का कलर है वो कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उस समय क्या होते हैं, गोनाइडल हार्मोन जो कैसे होते हैं नेचर में, स्टेरॉइड, तो ये भी क्या करते हैं, कलर चेंजेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी होते हैं। एक है थायरोक्सिन, है ना, थायराइड जो ग्लैंड होती है उससे क्या सीक्रेट होते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन, तो ये भी क्या करते हैं बॉडी की कलर में, यानी जो कलर है उसके डिस्पर्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर लास्ट जो फैक्टर्स है वो क्या होता है, नर्व के द्वारा जो होता है कलर का जो रेगुलेशन है, कलर चेंजेस का जो रेगुलेशन है वो किसके द्वारा होता है, नर्व के द्वारा। ऐसा कि क्रोमेटोफोर्स में क्या होती है, बहुत ज़्यादा नर्व की सप्लाई होती है। तो नर्व क्या सिक्रीट करती है, केमिकल सब्सटेंस का सिक्रीशन करती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूरो ह्यूमर्स, है ना। न्यूरो ह्यूमर्स एक कैसा होता है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कुछ क्या करते हैं, पिगमेंट का डिस्पर्शन कर देते हैं जिससे कलर कैसा हो जाता है, डार्क, और कुछ क्या कर देते हैं, उसको एग्रीगेट कर देते हैं, यानी पिगमेंट को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। तो उनके द्वारा बॉडी का जो कलर होता है वो स्किन का कलर कैसा हो जाता है, लाइट। तो जो न्यूरो ह्यूमर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एसिटाइल कोलिन और एड्रेनलिन, ये आपने पढ़े होंगे। तो कुछ नर्व्स होती हैं जो कि क्या काम करती है, डिस्पर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी पिगमेंट का डिस्पर्शन करती है, जिसके द्वारा कलर कैसा हो जाता है, स्किन का डार्क हो जाता है। कुछ नर्व फाइबर हैं जो कि क्या सीक्रेट करते हैं, एसिटाइल कोलिन, जो कि क्या कर देते हैं, उसकी पिगमेंट को एग्रीगेट कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं एक जगह पर, जिससे कलर कैसा हो जाता है, लाइट हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे कि कलर रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। फिर उसके बाद आता है इसका सिग्निफिकेंस, इसके क्या यूजेज है कलरेशन से। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब आप जानते हो, एनवायरनमेंट में छुपने की, है ना। तो फिशेस क्या होती है, कुछ फिशेस तो कैसी होती है, परमानेंट कैसी होती है, एनवायरनमेंट इस तरह के कलर की होती है कि जो अपने आप को छुपा के रखती है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होती है, यानी जो सराउंडिंग होता है, जो अराउंड उसका वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग इनका कलर होता है, जिसके कारण ये कैसी होती है, छुपी हुई रहती है ना। आपने देखा ही होगा फिशेस ऊपर से डार्क कलर की और नीचे से कैसे होती है, वेंटर साइड पर लाइट कलर की। तो ये इनकी जो पानी में रहती है, फिशेस कहाँ पाई जाती है, पानी में, तो इनकी ऊपर की बॉडी कैसी होती है, डार्क कलर की, और नीचे की कैसी होती है, वेंटर साइड की लाइट कलर। तो ये पानी में रहने के अनुकूल होती है। फिर कुछ फिशेस कहाँ पाई जाती है, जो कोरल रीफ, आपने प्रवाल भित्तियाँ पढ़ी होगी, वो कैसी होती है, कलरफुल होती है। तो वहाँ पर रहने वाली फिशेस कैसे होती है, उसी अकॉर्डिंग, उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैसी होती है, रंग बिरंगी कलर की होती है। तो फिशेज में क्या होती है, अपने को एनवायरनमेंट, अपने जो सराउंडिंग होता है, उसके चारों तरफ का जो वातावरण है, उसमें छुपाने के अकॉर्डिंग क्या होती है, उसी कलर की हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज। फिर एक आता है दूसरा जो सिग्निफिकेंस है, डिसरप्टिव कलरेशन। इसमें क्या होता है, कई बार फिशेज़ में आपने देखा होगा कि फिशेज़ में कुछ कलर के पैटर्न्स इस तरह से डेवलप होते हैं कि ये क्या होती है, इनको शत्रुओं से सुरक्षा करने में क्या करती है, हेल्प करती है। जैसे एग्जाम्पल है एमिया, है ना। एमिया में क्या होता है कि इसका जो कोडल फिन होता है ना, कोडल रीजन, है ना, कोडल रीजन जो होता है वहाँ पर कोडल फिन होता है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, 2 ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, है ना। कलर का पैटर्न इस तरह से होता है कि वहाँ पर 2 ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं, और वो ऐसा लगाए उसका, और उसकी टेल भी, कोडल फिन भी इस तरह का होता है, इस तरह का होता है कि वो हेड का लुक देता है, हेड के समान दिखाई देता है। तो जो प्रेडेटर शत्रु आता है तो उसको क्या करता है, इसका हेड तो आगे की तरफ होता है, लेकिन इसकी जो पीछे की तरफ क्या पाए जाते हैं, मैं बोल रही हूँ ना कि इसकी टेल पे क्या पाई जाती है, कोडल फिन पे क्या पाए जाते हैं, 2 ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं, और उसका आकार कुछ हेड के समान होता है। तो जो शत्रु जब इस पर आक्रमण करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है, तो वो क्या करता है, इसको पीछे से पकड़ते हैं, है ना, वो हेड समझ के उसको पीछे से पकड़ते हैं। तो इतनी देर में क्या होती है, आगे से उनसे आगे से उससे भग जाती है, मतलब उसको कंफ्यूज होता है तो पीछे से पकड़ता है, तो ये क्या होती है, अपना बचाव करने के लिए क्या हो जाती है, उससे छूट जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डिसरप्टिव कलरेशन। फिर तीसरा जो कलरेशन का जो सिग्निफिकेंस है या यूजेज है, वो एग्रेसिव और कैसा होता है, वार्निंग, है ना। कुछ फिशेस कैसी होती है, ये इनकी सुरक्षा और प्रोटेक्शन के लिए होता है ना। एग्रेसिव और वार्निंग का मतलब होता है, कुछ फिशेस होती है जो बहुत ज़्यादा कलरफुल होती है ना, तो वो क्या करती है, जो अपने शत्रु होते हैं उनको वार्निंग देने के लिए बहुत ज़्यादा कैसी होती है, रंग बिरंगी होती है। तो और एग्रेसिव होती है, आक्रमणकारी होती है। तो ये क्या होती है, कलरफुल होने के कारण क्या होती है, इसके जब कोई शत्रु इसकी तरफ आता है तो उन कलरफुल को, जो डार्क कलर का क्या करती है, शत्रु देखने पे ये डार्क कलर या रंग बिरंगे कलर को दिखाती है, जिससे क्या होता है, जो इनका प्रेडेक्टर होता है, वो शिकार होता है, वो कैसा होता है, डर के भाग जाता है। तो एग्रेसिव एंड वार्निंग
पर्पस में भी क्या होता है, कलरेशन हेल्प होता है। यानी वार्निंग का मतलब होता है वार्न करना, सूचना देना शत्रुओं को, है ना। एकदम जैसे स्कॉर्पियन फिशेस वगैरह होती हैं, बहुत ज़्यादा भड़कीली कलर की, ब्राइट कलर की होती है, लेकिन इस पर क्या पाए जाते हैं, सुरक्षा के लिए स्पाइन। तो ये क्या करती है, उनको अपना कलर दिखाती है, तो उससे क्या होते हैं, जो शत्रु होते हैं, जो एनिमीज़ होते हैं, वो क्या होते हैं, डर के भाग जाते हैं। फिर होता है फोर्थ जो सिग्निफिकेंस होता है वो कोटिंग पैटर्न्स, यानी क्या होता है, जब कोर्टशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कलरेशन, है ना, कि इसमें क्या होता है, अट्रैक्ट जो मेल होते हैं वो कैसे होते हैं, रंग बिरंगी ब्राइट कलर के होते हैं, तो फीमेल को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी मैटिंग में भी क्या हेल्प करते हैं, कलरेशन, जो कलर चेंज करने का जो पैटर्न होता है, एबिलिटी, वो क्या होती है, कोर्टशिप में भी क्या करती है, हेल्प करती है। फिर लास्ट जो इसका सिग्निफिकेंस होता है टेक्सोनोमी में, कि अलग अलग फिशेस का क्या होता है, कलर पैटर्न अलग अलग होता है ना, उसमें कलर के जो पैचेस या कलर पैटर्न जो होता है वो अलग अलग फिशेस में कैसा होता है, अलग अलग। तो वो टेक्सोनोमी यानी उनके वर्गीकरण में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये आज क्या हो गया ख़त्म, कलरेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कलरेशन, यानी कलर चेंज करने की पावर होती है, और ये कि कौन सी सेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कितने टाइप्स की होती है, और कौन से फैक्टर इसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और दूसरा इसकी क्या उपयोगिता होती है, कलरेशन से फिशेस को क्या फ़ायदा होता है। तो ये आज ये यूनिट 3 इस कलरेशन के साथ ही ख़त्म हो गया है। तो ये आपको इस तरह से ही इसको लिखना है, शॉर्ट में निबंध आ जाता है इसके ऊपर। कलरेशन पे कई बार शॉर्ट नोट्स मतलब टिप्पणी पूछ लेते हैं, तब तो आपको शॉर्ट में आंसर देना है, और कई बार मेजर क्वेश्चन भी आ सकता है।